अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिससे पार्लियामेंट के नए साल के आगाज़ के हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खिताब था। ज़ाहिर है कि सदर मुमलिकत जो होते हैं बड़े सारे इक़्तिदार पार्टी के ही होते हैं और ज़ाहिर है तारीफ़ व तौसीफ़ करना जो है वो उस सदर का जो है बयानिया भी होता है, वो उन्होंने दिल खोल कर की और ज़ाहिर है की भी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बुनियादी रुकन भी थे और उसके बाद जब वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज़ हुए, गो कि ये रुकनीत तो चलेगी लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी बुनियादी पार्टी है। सदर पाकिस्तान के ख़िताब के मौके पर जो तर्ज़ अमल अपोजिशन की जानिब से अपनाया गया उसकी वो पहले ही निशानदही कर चुके थे। मीडिया भी इस वक्त सरापा एहतजाज है और ज़ाहिर है कि मीडिया और अपोजिशन इस एहतजाज में दोनों शामिल थे। लेकिन अफसोसनाक पहलू इसके अंदर ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज़म में हूँ। मैंने आज तक पार्लियामेंट हाउस की प्रेस गैलरी को ताला लगते नहीं देखा। ये पहला मौका है कि प्रेस गैलरी जो है उसको भी बंद कर दिया गया और सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ अदा करने से जो है वो रोका गया, जो नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो है वो है कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टोटल सीटों की बात हो रही है 62 उसने जीती हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ ने 59, आज़ाद उम्मीदवार हैरत है 52 उन्होंने नशस्तें हासिल की हैं, पीपल्स पार्टी 17, MQM 10, जमात इस्लामी 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 2 और अवामी नेशनल पार्टी 2। ये नताइज जो हैं ये किस चीज़ के अक्कास हैं और क्या इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रेंड आगे चलकर जब आम इंतखाबात आएंगे तो उस वक्त जो हैं वो क्या होंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमत हर कीमत पर ये लाना चाहती है और अपोजिशन किसी कीमत पर इसकी आने की इजाज़त नहीं देना चाहती। लिहाजा ये मामला जो है ये दर्द-ए-सर बना हुआ है और ज़ाहिर है कि हुकूमत अपना तरीक़ाकार अपनाएगी, अपोजिशन जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर चुका है और अगर ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं होता है और इस फ़ैसले के अंदर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है कंवल शोज़ब साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, डायरेक्टर हैं पिलडेट के, और हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, फाफन से उनका ताल्लुक़ है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, चूँकि पार्लियामेंट के मामलात उस पर सेमिनार्स बहुत कुछ आप लोग करते हैं। ये जो आज प्रेस गैलरी को ताला लगा, इसको आप कैसे देखते हैं? माजी में तो इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जी, बहुत अफसोस ही किया जा सकता है इस मामले में। इससे पहले जो सहाफ़ियों की तरफ से जो रिएक्शन था एक आने वाले कानून के बारे में, उस जैसे कानून की भी पहले नज़ीर नहीं मिलती और उसके नतीजे में सहाफ़ियों ने जो किया, फिर उसके नतीजे में फिर हुकूमत ने जो किया। मैं हुकूमत तो नहीं कहूँगा इसलिए कि असम्बली जो है वो अलग से एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो असम्बली की इंतज़ामिया ने जो किया वो भी बहुत अफसोसनाक है। ये हमारी हिस्ट्री को बहुत ताबनाक नहीं है और उसमें ये एक मज़ीद मैं समझता हूँ बदनुमा दाग का इजाफ़ा हुआ है। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तो शुरीद कर ली जाती और उनसे ज़मानत ले ली जाती कि अगर आप गैलरी में बैठेंगे तो वहाँ से फिर कोई शोर शराबा या ख़राबी नहीं की जाएगी, क्योंकि शोर शराबा तो आप देखें पहले भी ऐवान में हो रहा था। अगर गैलरी से भी हो जाता तो इतना बड़ा क्या तूफ़ान पैदा हो जाता। तो उसको प्रेसिडेंट साहब ने भी इन स्ट्राइड लिया, वो भी उसके बावजूद उन्होंने अभी तकरीर मुकम्मल की और बात मुकम्मल की। तो मैं आपसे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका रियलाइजेशन होना चाहिए सबको, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, कि ऐसी बातें पूरे मुल्क को बदनामी का बायस बनती है। मैं आता हूँ अहमद बिलाल महबूब साहब। कंवल शोज़ब साहिबा, पार्लियामेंट की तारीख के अंदर प्रेस गैलरी से बहुत एहतजाज हुए हैं।
नारेबाजी भी हुई है, हम उसको देखते आए हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि प्रेस गैलरी जो है उसको ताला लगा दिया जाए। जमहूरी रिवायात होती हैं। अगर हम पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो अगर एहतजाज हो भी जाता, जहां अपोजिशन ने इतना एहतजाज किया है, वहां अगर प्रेस गैलरी से भी एहतजाज हो जाता तो कौन सी क़यामत टूट जानी थी। कम से कम ये रवायत तो ना पड़ती कि प्रेस गैलरी को ताला लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। 2-3 चीज़ें बताऊंगी और इन्फॉर्म्ड मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और सही इन्फॉर्मेशन पे बात करना। देखिए, आपकी रिजर्वेशन सर आंखों पे, लेकिन मैं सिर्फ अभी अहमद महबूब साहब ने बात की, मैं इनको ज़रा बता दूं कि ये प्रपोज़ल है, अभी PMDA का कोई बिल नहीं बना, कोई ड्राफ्ट नहीं बना, कोई एक्ट नहीं है। बना था एक ज़माने में 2016 में जब नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने अपने बनाए हुए ड्राफ्ट को या अपने बनाए हुए जो एक्ट था उसी को सर्कुलेट कर दिया है मुख्तलिफ मीडिया के हलकों में, और उससे वो ये सारा जनरेट करेंगे जी हुकूमत कोई ड्रैकोनियन लॉज लेकर आ रही है और मीडिया पे कदगन लगाने लगी है। तो मैं क्लियर कर दूं इसलिए कि कायमा कमेटी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसकी मैं मेंबर हूं, और जो ज़ैली कमेटी बनी है जिसने इस सारे प्रपोज़ल के ऊपर बातचीत करनी है, मैं उसकी भी मेंबर हूँ। और उसको अनफॉर्चुनेटली हेड कर रही है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो ख़ुद जाके मीडिया को बजाय हक़ाइक़ बताने के, और एक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि उन्होंने चेयर करना है, और परसों उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई है। तो वहाँ डिलिब्रेशंस कैसे होंगी जब आप खुद ही मीडिया को मिसकॉन्सेप्शंस दे रहे हैं और ऐसे प्रपोज़ल के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक सियासत की नज़र या मनफी सियासत और झूठ की नज़र जो है वो एक अच्छा जो काम होने जा रहा था उसको कर दिया गया। दूसरी बात, जहां आपने कहा जी ताले लग गए, तो मैं एक्चुअली इस पे मुझे भी रिजर्वेशंस हैं कि क्यों ताले लगे हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन था, एक बड़ा सिग्निफिकेंट, इसमें सिक्योरिटी के भी काफ़ी हाई लेवल के इंतज़ामात किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अंदर किस किस्म के गेस्ट बैठे होते हैं। ये वो दिन होता है जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, पूरा पार्लियामेंट्री ईयर का स्टार्ट होता है। नहीं, कमल शोधा साहब आपकी बात ठीक है, पार्लियामेंट ईयर का आगाज होता है। कमल साहब एक सेकंड, 1 मिनट जी, 1 मिनट। नहीं, मेरे एक सवाल है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि ताला क्यों लगा दिया? हो जाता है एहतजाज, ताला लगाने की क्या जरूरत थी? जहां अपोजिशन ने इतना एहतजाज किया है वहां प्रेस गैलरी से 4 जुमले लग जाते, वो भी वॉकआउट कर जाते। मैं समझती हूँ कि अपोजिशन के एहतजाज पे आप लोगों को थोड़ा सा एतराज भी करना चाहिए। ये कोई जमहूरी रिवायत नहीं कायम की गई, ये कोई अच्छा रवैया कायम नहीं किया गया कि हर चीज़ के आगाज़ पे वो इसी तरह का रवैया करें, गलीज किस्म के नारे लगाएं। अंदर आपने नारों की गूंज सुनी कि किस किस्म के पर्सनल अटैक किए जा रहे थे। आपके स्टेट के गेस्ट बैठे थे, आपके दुनिया जहान से एम्बेसडर आके बैठे थे, उनको क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी। और ये डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो आपने मेन काम करना है या जो आपने एतराज़ करने हैं वो आप करें, लेकिन ये दिन तो नहीं होता एतराज करने का। यहाँ पे आज करें, ठीक है कमल साहबा, मैं आता हूँ। आज कोई हुकूमत का खिताब नहीं था, हुकूमती कोई बिल नहीं आ रहा था, आज तो पार्लियामेंट्री ईयर का आगाज था। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत रवैया अपोजिशन का, और बाद में फिर ये जो है वो रोते हैं कि, और वो भी क्रोकोडाइल टीयर होते हैं, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि देखे जी हमें तो बुलाते नहीं, हमें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। कमल साहब मैं आता हूँ, जरा बात लंबी हो गई है, मुझे आगे भी चलना है, मैं आता हूँ। इसमें सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि असल चीज़ रवैये हैं, और ये आज जो कुछ हुआ है ये एक आप क्या समझते हैं कि जो जमहूरी रवायात हैं और जो जमहूरी रवैये हैं उनके हवाले से ये सेहतमंद था? मेरी नज़र में सीधी सी बात है, एक तो फेक न्यूज़ होती हैं और कुछ न्यूज़ होती हैं जो आधे सच और आधे झूठ पर मबनी होती हैं। तो बेहतर होता है आप कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी लीडर को बुला लेते और सहाफ़ियों का कोई नुमाइंदा भी वहाँ आ जाता तो बेहतर था। लेकिन मेरी राय में ये काबिल मज़म्मत बात है कि आप गैलरी को ताले लगा दें। ये सिर्फ अफसोसनाक बात नहीं है, ये काबिल मज़म्मत बात है। जो भी हालात हों, अगर सहाफ़ी अंदर आके गड़बड़ करते तो मुद्दा उनके ऊपर पड़ता, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता, ना कि पार्लियामेंट के ऊपर आता। हर हालत में जो प्रेस गैलरी है उसको खुला रहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती।
लेकिन बात यह है कि जिस तरह की टेंशन इस वक्त अपोजिशन जो है उसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि एक जो पोलराइजेशन का माहौल है उसको जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो पहले दिन से लेकर आज तक जो है मुसलसल एक बाईकाट का जो एक नैरेटिव है उसको लेके चल रही हैं। कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट है उस पर बिलीव करती हैं और नतीजे के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद को छू रहा है और वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आ सकता है और शायद यही लगता है कि अपोजिशन उस इंस्टेबिलिटी को लेके आना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत बात है प्रेस गैलरी का बंद होना और ठीक है। मैं आता हूँ सरवर बारी साहब, काबिल अफसोस बात है जी। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अहमद बिलाल महबूब साहब ये फरमाइएगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात जो हैं वो हो गए, उनके जो नताइज आए हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उसने 62 नशिस्तें ली हैं अगर हम इन टोटलिटी देखें, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने 59 ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तें जो हैं ले गए हैं। ये पूछेंगे सरवर बारी साहब से। पीपल्स पार्टी ने 17, MKM 10, इस तरह सिलसिला है। आप क्या समझते हैं कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात हैं ये रिफ्लेक्शन या अक्स हो सकते हैं मुस्तकबिल में अगर इंतखाबात होते हैं उसका? देखिए, एक छोटा सा इलेक्शन होता है ये, लेकिन इससे कुछ नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। इससे कुछ इंडिकेशन होती है कि हवा का रुख क्या है। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा इलेक्शन होता है, इसमें उस लेवल की पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो इसलिए उससे को बहुत ज़्यादा आप यकीन के साथ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे इस लेवल पे हो रहे हैं, ऐसे मौके पे हो रहे हैं जब 3 साल हुकूमत के पूरे हो गए हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ उसके आसार भी नज़र आते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें की भी हैं, और अपोजिशन ये कह रही है कि टोटली फेल हो गए हैं। तो इन दोनों के नैरेटिव्स का यूँ समझिए कि एक इम्तिहान था ये इलेक्शन भी, तो उसको आप कह सकते हैं। बहुत से मकामी फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन एक नैरेटिव्स का भी एक ट्रेंड आपको पता चलता है। तो ये PTI ने अगरचे सबकत हासिल की है, सुपीरियरिटी उनकी है, लेकिन फ़र्क बहुत थोड़ा है। यानी अगर 62, 63, 64 ये तीनों नंबर कोट हो रहे हैं, अगर मैं 64 भी ले लूँ और PMLN के 59 ले लूँ तो सिर्फ 5 सीटों का फ़र्क है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। और पंजाब में तो बहुत फ़र्क है, PMLN बहुत आगे है। तो पंजाब चूँकि बहुत फैसला कुन होता है, सबसे बड़ा सूबा होने के लिहाज से, और वहाँ पे ख्याल किया जा रहा था कि पिछले दिनों के अंदर PMLN को बहुत सेटबैक्स हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आखिरी एक बाई इलेक्शन हुआ था, तो उससे ये लगता है कि इसको उन्होंने रिकवर कर लिया, इस तासर को। अब ये पब्लिक के सामने जाके ये कह सकते हैं कि देखिए पंजाब में तो हमारी सुपीरियरिटी है, तो एक तासर का बेहतर बनाने में मदद मिलेगी PMLN को। और पीपल्स पार्टी का वो जो बुरा हाल था पहले पंजाब में, वो अभी भी है कि उनको तो एक सीट भी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सिंध के अंदर कोई थोड़ा सा गेन किया है। उन्होंने वहाँ थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस है कि पहले उनकी 3 सीटें थी, अब वो 11 हो गई हैं। मैं आता हूँ अहमद बिलाल साहब। सरवर बारी साहब आपके पास पहले इसलिए आ रहा हूँ कि फिर कंवल साहब ज़रा दोनों तरफ का जवाब दे दें। ये फरमाएं कि 52 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। आप लोग इलेक्शंस को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं, एक तो ये जो पार्टी परफॉर्मेंस है इस पे आपका क्या तबसरा है, दूसरा ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं ये अपने टिकटों की गलत तकसीम है, वो उम्मीदवार जो ज़्यादा मौसर थे उनको नज़रअंदाज किए जाने की वजह है, क्या आप इसको कैसे देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मुल्तान है, मुल्तान में सिर्फ
5 जो लोग थे उन्होंने पीटीआई की टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो 10 में से 10 नशिस्तें थी, उसमें से 5 ने अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारी पीटीआई के जो नामी गरामी लोग थे उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना पसंद किया और वो ज़्यादातर वो जीत भी गए हैं। तो अब समझने की बात यह है कि आखिर उन्होंने पीटीआई की टिकट क्यों उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। तो हमारा ये ख्याल है कि गालिबन उसकी वजह ये हो सकती है कि उनका ख्याल हो कि इस वक्त पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद जीत ना पाए। तो एक तो ये फैक्टर मैं समझता हूँ मौजूद है, क्योंकि महंगाई और बाकी जो चीज़ें हैं उसका जो हवाला है, उसके हवाले से आम लोग जो हैं बहुत तंग हैं और एक जो है नेगेटिव वोटिंग पीटीआई के लिए मौजूद है। उनके अपने कारकुन भी बाहर निकल कर ये नहीं कर रहे। और पंजाब में जैसे अहमद बिलाल साहब ने कहा है कि वाकई जो पीएमएलएन है उसने अपनी पॉपुलैरिटी जो है कायम रखी है और ये बहुत ज़रूरी है कि अभी जो पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बहुत ही अफसोसनाक हद तक ना होने के बराबर है और किस तरह पीपल्स पार्टी उसको रिवाइव करेगी वो यकीनन सोचने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि कोई हम वसूख से नहीं कह सकते क्या फैक्टर है। मसलन कैंटोनमेंट जो मुल्तान का है वहाँ पर एक बिरादरी जो है उसका ज़्यादा हिस्सा है टोटल आबादी में, तो और माजी में भी वो बरादरी जो है ज़्यादातर पीएमएलएन के हक में वोट देती रही है। लेकिन ये कि इसी तरह हमें और भी हवाले देखने पड़ेंगे और उसके बारे में हमारी जो डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन यकीनन किसी हद तक ये इशारा तो है, वो कि ये कोई कंक्लूसिव इशारा नहीं है। एक इशारा तो है कि पीएमएलएन अभी भी पंजाब में एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आता हूँ, पीटीआई भी उसी तरह एक बड़ा फैक्टर है। बारी साहब मैं आता हूँ। अब कमल जोसेफ साहब, आपने अहमद बिलाल साहब की बात भी सुनी, सरवर बारी साहब की बात भी सुनी। मसला ये है कि इस बड़े छोटे पैमाने पर है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब पे अपनी गिरफ्त के मजबूत होने का सबूत आपको फराहम किया है कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में परफॉर्म किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मसाइल का सामना दिखाई दिया है, टिकटों की तकसीम के हवाले से भी और कारकुनान के हवाले से भी। और फिर अब यहाँ से इस चीज़ का इजहार भी हो रहा है कि अवामी सतह के ऊपर महंगाई का फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। आप क्या कहेंगी इस पर? ये तो फिर आपके लिए मुश्किल है आगे। नदीम साहब, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग जीत जाए तो कोई इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो सवालात नहीं उठाते हैं कि ये इलेक्शन कहीं गलत नहीं हुए हैं। सारे बड़ा खुशी खुशी बल्कि सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर पीटीआई जीत रही हो तो बड़ा मसला हो जाता है, तमाम हल्का अहबाब से एकदम शोर मच जाता है कि शायद कोई इलेक्शन गलत हुए। तो पहले तो मैं यहाँ ये क्वेश्चन उठाऊंगी कि अब इलेक्शन की सेहत पे किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब धांधली का शोर क्यों सुनाई नहीं दिया पंजाब से हमें? अब खामोशी से सारे रिजल्ट्स माने क्यों जा रहे हैं? और आप जिस तरह के सवालात कर रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? तो ये मेरी रिजर्वेशंस है और ये मेरा गिला भी है आप सारों से भी कि अगर नून लीग का थोड़ा सा भी ग्राफ नहीं गिला, आप पीटीआई जीती है, 62 सीटें ली है पीटीआई ने। मुझे बात करने दीजिए, मैं अपना आर्गुमेंट पूरा फ्रेम कर रही हूँ, आप इसको समझें कि अभी जो आप नून लीग का ट्रेंड बता रहे हैं ना, इस पे अब किसी ने शोर नहीं मचाया, क्योंकि पीटीआई की ये आदत नहीं है कि अगर कहीं जीत रहे हो तो हम शोर मचा देंगे। नहीं, ये जीत रहे हैं तो धांधली है, हम जीतेंगे तो फिर साफ और शफाफ है। इसका मतलब ये है कि सबको एक प्रॉपर तरीके से जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है उसमें गवर्नमेंट की मशीनरी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती। ये आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो बाय इलेक्शन हार जाए या सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस कई हल्कों से हार रही हो और उस पर कोई शोर ना मच रहा हो। ये अगर नून लीग का दौर होता तो फिर आप पंजाब में देखते कि कैसे कोई हार सकता था। मेरे पास भी एक स्टैटिस्टिक्स है, मैं ज़रा वो बता दूँ। अगर नून लीग का आप पुराने हिसाब से कंपैरिजन करें और पीटीआई का, तो 68 सीटें थी पिछली दफ़ा नून लीग की, तो वो नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 42 सीट्स थी जिसमें अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें गेन की हैं और
बल्कि उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो काफ़ी सारी 6 उनकी थी 7 थी सीट्स, अब इस दफ़ा जो है वो उन्होंने अपवर्ड दिखाया है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 2 सूबों में ना पीपल्स पार्टी कोई 1 सीट ले सकी है, ना नून लीग ले सकी है। नून लीग सिंध में कोई सीट नहीं ले सकी, बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं ले सकी, इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई सीट नहीं ले सकी, बलूचिस्तान में नहीं ले सकी। वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने पूरे पाकिस्तान से जो है वो सीट्स ली हैं। अब इंडिपेंडेंट पे मैं बात करूंगी, और फिर जो आपने महंगाई की बात की, इंडिपेंडेंट का प्रॉब्लम है इसलिए कि बहुत सारे हलकों में MNAs भी हैं, उनसे बहुत सारे पार्टी के वर्कर्स की डिसएग्रीमेंट हो जाती है, और उधर से भी कोशिश की, जब उनको अगर टिकट मना करें या टिकट के देने में कोई गड़बड़ हो तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। तो विच शोज़ के PTI वर्सेस इंडिपेंडेंट ज़्यादा मुकाबला था, बाकी कोई पार्टी इतनी करीब नहीं आ रही थी इस सारे में। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो वापस पार्टी की तरफ ही आते हैं फिर, और ये हमारा मसला 2018 की डिस्ट्रीब्यूशन से चला आ रहा है। मेरे ख्याल में अब इस पे बहुत सीरियस डिलिब्रेशंस की जरूरत पार्टी है, लेवल पे जरूरत मुझे है। कंवल साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। का आपने कहा, बस आखिरी जुमला सुन लें। जी जी। ये कंटोनमेंट के जो डायमेंशंस या इसकी जो डायनामिक्स होती हैं वो फ़र्क होती हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि अभी गैलप का सर्वे या जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की सबसे मेजॉरिटी जमात समेत सेनेट के बन के आई है। तो हमारा पिछला ग्राफ देखें और अभी का, तो हम तो गेन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें मैं एक वजाहत कर दूं आपको कि नून लीग ने सिंध से 3 सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी ने भी उधर थोड़ा गेन किया, काफ़ी गेन किया है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अहमद बिलाल साहब, अब ज़रा जो तीसरा मसला है और बुनियादी अहमियत का मसला है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस पे काफ़ी बहस हो चुकी, खदशात का इजहार जो है वो किया जा चुका अपोजिशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका। वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ कहा गया, यकीनन अदारों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अगर हुकूमत कोई भी ऐसी तरमीम बुलडोज़ करती है और वो इत्तफ़ाक़ राय से नहीं होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार नहीं है, तो आप फिर सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के हिसाब से देखें, तो अगर फ़र्ज़ करें जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ये अक्सरियत से मंजूर हो जाए कानून, तो वो कानून की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में तो वो बिल्कुल सही होगा। उसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि देखिए, आप ये सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंतखाब पे इत्तफाक राय हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह चुके हैं कि हम ये इसलिए ला रहे हैं EVM ताकि उसके नताइज पे सबका इत्तफाक हो और कोई कल को उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। तो अगर आप ये उससे मुतल्लिका कानून जो है वही इख्तलाफ राय से पास करेंगे, तो फिर उसके ऊपर इत्तफाक राय होने का तो कोई चांस नहीं है। तो वो बुनियादी मकसद जो आप बयान कर रहे हैं वो मकसद तो हासिल नहीं होगा उससे इख्तलाफ राय, बल्कि 2 साल पहले ही शुरू हो जाएगा, जो 2 साल के बाद शायद होता अगर इंतखाबी नताइज के ऊपर कोई ऐसा एतराज़ होता। तो मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर पे सही है, जमहूरी तौर पे सही नहीं है। और अभी भी मेरे ख्याल में हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं होती। 2017 में आपको याद है कि कितने इख्तलाफात थे। PTI वॉकआउट कर गई थी, रिज़ाइन कर गई थी, उनका धरना था। इस दौरान वो कमेटी जो बनी थी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के लिए, उसकी कार्रवाई भी रुकी रही थी। उन्होंने कोई कानून पास नहीं किया। जब ये लोग वापस आए फिर असम्बली में, कमेटी में, तो फिर इत्तफाक राय के साथ उन्होंने कानून पास किया। तो बहुत तवील था, 100-150 के करीब उनकी मीटिंग्स हुई थी। तो इससे पहले 18वीं तरमीम पे भी ऐसे किया था।
तो मेरे ख्याल में कुछ वक्त लगता है। ये इत्तफाक राय से हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना इसके नतीजे में खलफिशार भी हो सकता है, इसके नतीजे में इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है आपकी बात पे, देखिए मैं एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ईवीएम के नतीजे में आपके जो वोट ज़ाया जाते हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। 3% वोट ज़ाया जाते हैं। 24-25 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर ये ज़ाया ना जाए तो नतायज मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो फ़ायदा ठीक है। मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा है, इसमें अब सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपको दिखाई देता है कि इसमें इत्तफाक राय हो पाए और कोई ऐसा नुक्ता जहां पर मुत्तफिक हुआ जा सके? क्योंकि अगर इदारा भी ख़िलाफ़ है, अपोजिशन भी ख़िलाफ़ है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तातुल का शिकार हो जाता है या वहाँ से मामलात जो हैं वो किसी और समत निकल जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल बात है जो बहुत सारी बहस से निकल जाता है। ईवीएम के इस्तेमाल के ऊपर 2017 का जो एक्ट बना, जिसकी जो है गुफ्तगू होती रही, जिसके बारे में मुज़ाकरात होते रहे, जिसके बारे में अभी अहमद बिलाल साहब ने बात की है, उसके जो सेक्शन 103 है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर लाजम था कि वो पायलट करती ईवीएम को और बायोमेट्रिक सिस्टम को। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, एक अटेम्प्ट की, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है आज तक किसी को नहीं पता कहाँ पड़ी है। काश के कल जो इलेक्शन हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता, आइन वो कानून के मुताबिक होना था, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की ये फेलियर है। इसके ऊपर जो है आप कह रहे हैं कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस मौजूद है। इस वक्त ईवीएम के ऊपर अपोजिशन पॉलिटिक्स कर रही है और कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन सरवर बारी साहब मैं आता हूं, मेरे पास 2 मिनट आखिरी बचे हैं। कमल शोज़ेब साहब आप सुने जी, कमल शोज़ेब साहब मुझे अपना जुमला मुकम्मल कर दें, जी क्योंकि जी ठीक नहीं है कि मैं अपनी बात ना कर सकूं जी। तो जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्शंस एक्ट है उसके मुताबिक इसके ऊपर इत्तफाक की राय है, मौजूद है कि ईवीएम को पायलट करें। वो पायलट इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और दूसरा अहम सवाल जो है वो ये है कि बिलाल साहब भी कह रहे हैं कि ईवीएम के आने से बहुत सारी कबाहतें कम होंगी या ज्यादा होंगी। यकीनन वो कम होंगी। जैसे कि वो कह रहे हैं जो वोट जाया हो जाते हैं वो नहीं होंगे, जो गिनती के अमल में गड़बड़ होती है वो नहीं होगी, जो फॉर्म 45 है उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा धांधली हो सकती है वो नहीं होगी। तो इसलिए ईवीएम के आने से चीजें बेहतर होनी है। जाली वोट आप सरवर बारी साहब मेरे पास अब बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट है। कमल शोज़ेब साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप इत्तफाक राय पैदा करने की कोई कोशिश करेंगे? कमेटीज़ की तरफ चले जाते, एंगेजमेंट तो होती ना, ताकि बात तो आगे चलती। अब इस महाजा राय में दिखाई ये देता है कि आप बुलडोज भी कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके स्ट्राइक डाउन हो जाएगा मामला। देखिए नदीम साहब, असल में जब तक शोर शराबा ना मचे ना तो मीडिया भी नोटिस नहीं लेता। 20 अक्टूबर 2020 को ये बिल ले किया गया है असेंबली में और इस पर मुतअद्दिद बार डिलिब्रेशंस करने की कोशिश की गई है। इस पर ऑन बोर्ड भी किया गया अपोजिशन को। और जिस तरह सरवर बारी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि 2017 के एक्ट से ये डिलिब्रेशंस तो इनकी पहले से हो चुकी हुई हैं। ये पहले से स्टेक होल्डर और इस बात पे ये कंसेंसस डेवलप करके सेक्शन 103 में लिख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेनेट का इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। दूसरा, पार्लियामेंट सुप्रीम है और जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन या आइन साजी करती है तो आइनी इदारे उसको मानने उनका फ़र्ज़ है। वो आगे से डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन का तो बहुत ही अजीब सा रवैया है और वो बहुत ही गैर आइनी रवैया है। वो पार्टिसन बन रहे हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो आगे से बिहेव कर रही है। ये तो उनका काम था कि प्रोएक्टिवली वो इस चीज़ को लेके आगे चलते और वो उल्टा 37 जो सिफारिशात या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं 27 तो उनकी अपनी नाअहली पे मबनी है और 10 जो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है। कमल साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। टेक्नोलॉजी जिसको हैकिंग और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। कमल साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमल शोज़ेब साहब, आप बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।